नूडल खाया है? आलू देखा है? ये सारी चीजें घरों में देखा होगा ना। आज से 500 साल पहले इनका एग्जिस्टेंस नहीं था इंडिया में। सच बोल रहा हूं, कसम से सच बोल रहा हूं। आपको मैं प्रूव कर दूंगा इस चैप्टर में जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मैं कौन हूं? मैं हूं सुमित राणा, आपका सोशल साइंस टीचर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। जी हां, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पढ़ाया जाता है मजेदार तरीके से कोई भी कोर्स। और अगर आपको पढ़ना हो किंडरगार्टन से लेकर 12th तक कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट, तो चले जाओ वेबसाइट पर या ऐप पर, वहां जाओ, अपना सब्जेक्ट चूज करो, प्लेलिस्ट चूज करो और इत्मीनान से वीडियो देखो, आराम से वीडियो देखो, क्योंकि सारे वीडियोस फ्री है। जी हाँ, सारे वीडियोस फ्री है। तो आई होप यू विल गेट कनेक्टेड विद द मैग्नेट ब्रेन्स। और कनेक्टेड वर्ड से याद आया, ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली कनेक्शन से रिलेटेड है। जी हाँ, कनेक्शन से। कनेक्शन किसका? दुनिया का हर देश। आज जो भी देश है ना, जो भी कॉन्टिनेंट है ना, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से पहले से कनेक्टेड है। कितने पहले से? चैप्टर में बता देंगे। चलिए तो देखते हैं आज इस चैप्टर में आपके लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे पहले कि मैं चैप्टर के अंदर जाऊं, मैं आपका ध्यान ले जाता हूं इन दो शब्दों पर। जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, क्या है ये दोनों शब्द? एक है ग्लोबल, एक है वर्ल्ड। बेसिकली दीज टू वर्ड्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, है ना? तो फिर ऐसा टाइटल क्यों रखा है? नहीं, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाना। सवाल, टाइटल बहुत अच्छा है, टाइटल को समझने की जरूरत है। टाइटल ये है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, विच मींस दुनिया के हर बड़े देश, दुनिया की हर बड़ी ज्योग्राफी आपस में कनेक्टेड है। कनेक्शन ऑफ, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे लिए इस चैप्टर में, या आपके लिए क्या है इस चैप्टर में। जैसा मैंने शुरुआत में ही कह दिया, हम यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं। आज जो आपके सामने चीजें मौजूद है ना, वो कई सालों पहले नहीं थी, वो कहीं और से आई। कौन सी चीज कहां से आई वो मैं आपको यहां बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। चैप्टर का ओवरव्यू करने से पहले आपको एक चीज समझना है या याद करना है, अगर पिछले वीडियोस में आपने देखा हो, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, वो ये कि हिस्ट्री आएगी 18 प्लस 2 मार्क्स की। ये 18 प्लस 2 मार्क्स क्या है? 2 मार्क्स जो है वो होंगे आपके मैप वर्क के। किसके होंगे? मैप वर्क के। और 18 मार्क्स जो है वो आपके होंगे जो चैप्टर सिलेबस में दिए गए हैं उनके लिए। तो जितने भी चैप्टर सिलेबस में हैं उनमें से 3 चैप्टर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड द लास्ट, वो पूरे चैप्टर्स हैं। और बाकी चैप्टर्स जो है उनमें से कुछ पार्ट जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए है। उन्हीं में से चैप्टर एक ये है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और आपके बोर्ड के सिलेबस में, ध्यान से सुनो, बोर्ड के सिलेबस में जो है वो है इतना सा पोर्शन। ओनली दिस मच पोर्शन इज देयर इन द बोर्ड एग्जाम, बट जितना भी है उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या करें सर? ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये तब पढ़ेंगे जब आपको इसकी जरूरत होगी। यू विल लेट मी नो whenever you want me to make videos on this chapter or on these topics of this particular chapter, I will make it for you। तो बोर्ड के लिए क्या पढ़ना है? तो खुश हो जाओ, थोड़ा मुस्कुरा के इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है? प्री मॉडर्न का मतलब है जो अभी हम जिंदगी जी रहे हैं, जिस दुनिया में अभी हम हैं, उससे थोड़ा पहले जब जाएंगे हम उसकी बात करते हैं। क्या है, क्या पढ़ना है वहां पे? हम पहली चीज पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट सिल्क से नहीं बना है, सिल्क के लिए बना था रूट, वो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे फूड ट्रेवल। यहां हम पढ़ेंगे स्पेगेटी और पोटैटो के बारे में। जी हां, आलू, और जिसको आप स्पेगेटी या नूडल कह लो। डिफरेंस तो होता है नूडल और स्पेगेटी में, वो मैं बाद में बता दूंगा, बट इसके बारे में भी पढ़ना है। और ये मस्ती मजाक की चीज नहीं है, बहुत सीरियस बात है इसके अंदर, लेकिन मस्ती में ही पढ़ना है। ठीक है। और लास्ट चीज हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, बीमारियों के बारे में। कहां से आया स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और वो आया या भेजा गया, पता चल जाएगा इस चैप्टर में। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक था जो आपके बोर्ड का पार्ट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बाकी ये बोर्ड के पार्ट नहीं है। दिस विल कम और दीज विल कम फॉर द इंटरनल असेसमेंट।
पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 2, 3, 4 ये सारे आपके इंटरनल असेसमेंट के टॉपिक्स हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हड़बड़ी में नहीं बढ़ना, आगे ध्यान से सुन लो। क्या सुनना है? वो ये कि इस चैप्टर में 15th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 300, 3000 BC ये सारे शब्द मौजूद हैं। एक ही बार में शुरू में ही सब कुछ समझ लेते हैं कि आखिर ये सब क्या है। बात समझ में आ गई? ताकि चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। टॉपिक भले ही 3 हैं, टॉपिक भले ही, या कहूं तो सब टॉपिक भले ही 3 हैं, लेकिन उनमें भी काफी कुछ है जो आपको समझना और याद करना जरूरी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुरा के पढ़िए और पेन पेपर साथ में लेके पढ़िए, ठीक है? तो ये है सबसे पहला टाइम लाइन या टाइम ग्राफ, जो भी कहना कह लो। मेरे लिए तो ये टाइम लाइन है और मैं इसको बहुत ही सही तरीके से समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद है आप भी ईमानदारी से सुन रहे हो। तो देखो ध्यान से इसको। ये जो टाइमलाइन है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट्स से आप 2023 या 24 या 25 में आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है? आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये एग्जैक्टली इस टाइमलाइन में कहाँ आने वाला है, ये आपको समझना है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका अंत कहाँ पर होता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलो फटाफट लाइन को ध्यान से देखो। ये जो गोला है, ई गोला जो दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड, this gola, this basically this circle is representing birth of Christ. This is representing birth of Christ. Christ कौन? जी हाँ, जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जितने भी ईयर आते हैं उनको हम कहते हैं एनो डोमिनी। क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। उस एरा को बेसिकली हम कहते हैं एनो डोमिनी। और उससे पहले के जो वक्त है उसको हम कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं? बीसी। इसी एनो डोमिनी को हम कहते हैं सीई, और इसी एनो डोमिनी को हम कहते हैं सीई, और इस बीसी को हम और भी कहते हैं एक और नाम से, जिसका नाम है बीसीई। तो अगर कहीं बीसी लिखा है या बीसीई लिखा है, बात एक ही है। अगर कहीं सीई लिखा है और एडी लिखा है तो भी बात एक ही है। बात समझ में आ गई? देखो इसका मतलब और समझते हैं ध्यान से। मतलब यह है कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट जब हुआ, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उससे पहले का जो वक्त था हम उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, ठीक है? और कई बच्चे मजाक बनाते थे, एडी मतलब आफ्टर डेथ, मतलब ये क्राइस्ट का बर्थ हुआ ये उनके बिफोर है और ये आफ्टर डेथ है। जी नहीं, ये बेवकूफ़ी है, ये गलत है, ये र्यूमर है, ये जो भी कह लो है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसको कहते हैं एनो डोमिनी, मतलब ये वो एरा जो गॉड का एरा है या क्राइस्ट का एरा है, उसको कहा जाता है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो मे बी 23, 24, 25 और सो ऑन, तो ये जो ईयर्स है ना ये एडी आते हैं। आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 2023 एडी, या आप लिख सकते हैं 2023 सीई। ये भी तरीका है इस पर्टिकुलर ईयर को लिखने का। ये भी तरीका है इस पर्टिकुलर ईयर को लिखने का। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो, बोर्ड से नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है। और इसके पहले के वक्त को हम कहते हैं सीई। तो ये जैसे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू चलते चले जाओ। तो लेट्स से अगर ये 2023 यहाँ पर है, ये AD 5 था, लेट्स से ये आप आगे आते आते पहुँच गए 2023 में, तो आप इसके पीछे जब इस वाली स्केल पे चलोगे, BC में चलोगे, यहाँ पर भी एक 2023 होगा। ये ठीक आपके मैथ्स के नंबर लाइन की तरह है कि 0 के उस तरफ -1, -2, -3, -4 और इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी हाँ, एग्जैक्टली नंबर लाइन की तरह ही है ये टाइम लाइन, जो आपको समझना है और दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसका जो ज़रूरत है वो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरी हिस्ट्री में ही पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं कुछ सेंचुरीज की बात कर लेता हूं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। चलो मैं लिखता हूं 7th सेंचुरी, मैं लिख देता हूं 19th सेंचुरी, और क्या लिखूं? ये सी है सेंचुरी, सी इज सी सेंचुरी, ठीक है? लेट्स से मैं लिख देता हूं यहां पे 15th सेंचुरी। अब इसका मतलब क्या है?
देखो सेंचुरी देखा है क्रिकेट में, क्रिकेट याद करो, क्रिकेट सेंचुरी 100, सेंचुरी मतलब 100, तो हम 100 साल की बात करते हैं। अब समझते हैं 15 सेंचुरी, 7, 19 या जो भी लगे वो ये है। चलो मैं लिख देता हूं कौन सा, फोर्थ भी एक और देख लेंगे, 20th सेंचुरी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेट से मैंने कहा 15 सेंचुरी, तो हमेशा याद रखना, ये ट्रिक बता रहा हूं, पहले लगाओ यहां बीच में हाइफन। 15th सेंचुरी मतलब 1500, 15 सेंचुरी 1500 है ना, तो हाइफन के इस तरफ 1500 और हाइफन के इस तरफ, भाई 15 से पहले क्या आएगा 14, व्हाट विल कम बिफोर 15, इट विल बी 14 एंड दिस इज डबल जीरो। देखो 100 ऐसे लिखते हो ना, 100 ऐसे लिखते हो एंड यू विल स्टार्ट विद 1। लेट से मैं थोड़ा सा इसको देखो, मैं यहां दिखाता हूं आपको। लेट से यू राइट दिस वे, 001 इज 1 एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू 100, मतलब ये 1 से लेकर 100 तक आप इस तरह से लिखते हो। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो हम इसको लिखेंगे 01, क्या लिखेंगे 1401 टिल 1500। तो 15 सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1401 से 1500। 7 सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 700। शुरू कहां से होगा, 601 से। 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, यह हुआ 1900। शुरू कहां से हुआ, 1801 से। 20th सेंचुरी मैं नहीं बताने वाला, पॉज करो वीडियो, फटाक से कमेंट में डालो, पॉज करो वीडियो और फटाफट कमेंट में लिख दो, दिखा दो कि आप फटाफट समझ चुके हो। आई वांट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया था और लिख भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझाता हूं, एक चीज और समझाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो कहीं ऐसा पढ़ो, लेट 18 सेंचुरी, लेट 18 सेंचुरी में हुआ था, लेट से कुछ भी हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लेट से क्या हुआ ही था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप बच्चे इंटेलिजेंट, तो आपको याद होगा, 9th में 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी है। और आपने ये भी पढ़ा होगा अर्ली, लेट से अर्ली 18 सेंचुरी। आपने पढ़ा होगा मिड 18 सेंचुरी। तो फिर ये सब क्या है, तो देखो पहले तो हम वही करते हैं जो अभी हमने किया। ठीक है, देखो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं समझने के लिए। हम एंड करेंगे 1800 पर और हम जाएंगे 1701 पर, मतलब 1701 से शुरू होके ईयर जाएगा 1800 पर। अब देखो इसको हम 20 से तोड़ देते हैं। 20 से तोड़ेंगे तो सेंटर में क्या हमें नंबर मिलेगा, 1750। क्या मिलेगा, 1750। इससे पहले का जो वक्त है ना बेटा 1750 से, इसको हम कहते हैं अर्ली 20th सेंचुरी। और उसी तरीके से जो लाइन के इस तरफ है उसको हम कहते हैं लेट 18th सेंचुरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। क्या समझाया मैंने, पहले मैंने समझाया आपको टाइमलाइन, जिसमें हमने देखा जीसस के बर्थ के बाद जो भी टाइम है उसको हम कहते हैं एडी, एनो डोमिनी, या हम उसको कहते हैं कॉमन एरा। और उसके पहले वाले वक्त को हम कहते हैं बीसी और बीसीई, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हाउ टू डिटरमाइन द सेंचुरी, हाउ टू डिटरमाइन द ईयर्स ऑफ द सेंचुरी। अगर 18 सेंचुरी है तो वह स्टार्ट होगा 1701 पे, कहां तक जाएगा 1800 तक। मिड सेंचुरी, मिड 18 सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास का टाइम। अर्ली 18 सेंचुरी का मतलब 1750 के पहले का वक्त, और 1750 के बाद के वक्त को हम कहेंगे लेट 18th सेंचुरी। और ये सिर्फ 18 सेंचुरी पे लागू नहीं होगा, ये लागू होगा 17, 16, 14, 1, 2, 3, 4, whatever number you wish to राइट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो इन द कॉमेंट सेक्शन, प्लीज ईमानदारी से बता देना, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से मुझे भी आप बताओ आंसर। क्या बताओगे, आंसर ये बता दो, आंसर ये बता दो कि आपका हैप्पी बर्थडे जो है, आपका जो हैप्पी बर्थडे है वो किस सेंचुरी में है। आप किस सेंचुरी में पैदा हुए हो, आप किस सेंचुरी में पैदा हुए हो, आपको मुझे ये बताना है। दूसरा आपको मुझे ये बताना है कि आप किस सेंचुरी में इस वीडियो को देख रहे हो, आप किस सेंचुरी में इस वीडियो को देख रहे हो। आपको मुझे ये बताना है कि आपका जन्म, आपका बर्थ किस सेंचुरी में हुआ। एंड द पॉइंट 2 विच यू विल टेल मी इज, आप किस सेंचुरी में इस वीडियो को देख रहे हो। पॉज करो वीडियो और कमेंट में लिखो। आई होप आपने लिख दिया है, ठीक है, आई होप आपने लिख दिया है। तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं
प्री मॉडर्न वर्ल्ड के कंटेंट पर, उस चीज पर जो किताबों में लिखा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो शब्द है जिसका मतलब होता है दुनिया के एक देश दूसरे देश से किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, वो पैसों से रिलेटेड होता है, वो ट्रेड से रिलेटेड होता है। जब एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ जो है पैसे का लेन देन कर रहा है, कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो कि इकोनॉमिक इन नेचर है। आई होप आपने क्लास 9th में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन आपको यहां दिख गया, इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कनेक्शन ऑफ वन कंट्री विद अनदर। ये ध्यान से देखो, ये कंट्री यहां जुड़ी हुई है, ये कंट्री इससे जुड़ी हुई है, सिमिलरली ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। लेकिन जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो आमतौर पे ये माना जाता है, आप तो नहीं मानेंगे क्योंकि आप तो पहली बार समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आमतौर पे माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन यही कुछ 50-60 साल पहले की बात है, यही कुछ पिछले 50-100 साल की बात हो सकती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है स्टूडेंट्स, वो कई हजार साल पहले भी देखी जा सकती है। मैं बताऊंगा आपको, मैं वो पॉइंट भी बताऊंगा, लेकिन उम्मीद रखो, ट्रस्ट रखो, सिर्फ पिछले 50-100 साल की बात नहीं है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, कनेक्शन ऑफ वन कंट्री विद अनदर, और वो चीज़ हम इतिहास में भी देखेंगे। देखिए यहां पर भी हम बोर्ड पे देखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन एंड कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मूवमेंट क्या होता है, पैसा, जब पैसा इस जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, उसको बोलेंगे क्या, कैपिटल मूवमेंट। पैसा मतलब सोना भी, चांदी भी, गाय बकरियां भैंस कुछ भी ले लो, क्योंकि बार्टर सिस्टम भी तो चलता था ना पहले भाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइग्रेशन, एक जगह बाढ़ आई दूसरी जगह, चलो भैया बाढ़ में नहीं रह सकते, एक जगह सूखा पड़ गया, चलो यहां से कहीं और चलते हैं, देखते हैं कोई जमीन होगी जहां बच सकते हैं, इसकी बात हो रही है। एंड ट्रेड, ऑब्वियसली मैंने कुछ सामान मुझे बेचना है किसी दूर देश में जाके और बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ट्रेड करूंगा। तो ये सारी चीजें इतिहास में शुरू से रही हैं, और अगर इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है और ग्लोबल वर्ल्ड का कनेक्शन क्या है। इसके बाद ये भी हमें समझ में आएगा कि समाज एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। नाम सुना होगा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन देख लो, सब आपस में कहीं ना कहीं इतिहास में कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो, बट हम एक्सेप्शन की बात कहां कर रहे हैं, हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां देखो ध्यान से, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स हैव ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वेरियस रीजंस। तो देख लो ना भाई, ट्रैवलर क्यों जाता है, अरे आप भी तो ट्रैवलर्स हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, कैमरा लेके निकल जाते हो, आई एम अ ट्रैवलर, राइट? हाँ या ना, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन टेल मी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आई कैन सी सम ऑफ द कमेंट्स, यस आई कैन सी, जादू है मेरे पास। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स क्यों जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह करने, और क्या करने जाएंगे, ऑब्वियसली ट्रेड करने, पैसा कमाने, है ना। प्रीस्ट क्यों जाएंगे, प्रीस्ट जाएंगे प्रोपगेट करने, किसको, ऑब्वियसली रिलीजन को, उनके फेथ को। ठीक है, और पिलग्रिम्स कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली जिस फेथ को मानते हैं उस फेथ तक, उस फेथ से रिलेटेड जो भी लोकेशंस है वहाँ पर वो जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग रीजन से लोगों ने अलग अलग ट्रैवल किया, और क्या ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, वो अपने साथ लेके चलते हैं सामान, पैसा, और अपनी वैल्यूज, अपनी सोच, अपने आइडियाज, अपने इन्वेंशंस, यहाँ तक कि अपनी बीमारियाँ। जी हाँ, अपनी बीमारियां। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, देखो अंडमान निकोबार में ऐसे कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, रोक लगा रखी है। क्यों लगा रखी है, ताकि कोई रोग ना पहुंच जाए, कोई डिजीज ना पहुंच जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सच में ऐसा कई दुनिया के कई जगहों पर है जहां पर जो हम जैसे नॉर्मल लोग, सो कॉल्ड नॉर्मल लोग रहते हैं, हमारे अंदर कई तरीके की बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह होते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू अ प्लेस जहां पर ऑलरेडी वो चीज़ें नहीं हैं, तो ऑब्वियसली हमसे निकलकर
वो वहाँ के इनहेबिटेंट्स में जाने का डर होता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, इसीलिए यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन डिजीजेस। तो वो जब अपने साथ कोई इंसान चलता है ना, तो अपने साथ बहुत कुछ लेके चलता है। बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, बात हमेशा की है। लेट से आप अपने घर से निकलकर स्कूल जाते हो, स्कूल से निकलकर किसी दूसरे शहर जाते हो, दूसरे शहर से पूरे किसी दूसरे देश चले जाते हो। जब आप जाते हो तो आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस, अपनी बॉडी के साथ साथ अपना दिमाग भी तो लेकर जाते हो ना, अपना ब्रेन, अपना माइंड भी तो लेकर जाते हो ना। तो व्हाट एवर लेसन्स यू हैव लर्न थ्रू आउट द लाइफ, वो भी आप आगे चल के प्रोपगेट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो। आपके जो एक्शंस होते हैं ना, वो बता देते हैं कि आपकी लर्निंग कैसी रही है। जी हाँ, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब कोविड आया पूरी दुनिया में, तो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन लगा वो किस पे लगा? ट्रैवल पे ही लग गया कि भैया मत जाओ, जहां हो वहीं चुपचाप रहो, आगे जाओगे वायरस फैलाओगे। बात समझ में आ गई? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन के अस्तित्व की, बहुत पुराना जो ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, उसका प्रूफ ये रहा। कोस्टल ट्रेड बिटवीन द इंडस वैली एंड द वेस्ट एशिया एग्जिस्टेड एज अर्ली एज 3000 BCE। याद करो, थोड़ी देर पहले ही मैंने वो टाइमलाइन दिखाया था। तो जब मैंने BCE कहा तो यहां की बात होगी। 3000 BCE का मतलब है कि जो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट से 3000 साल पहले, जीसस के जन्म होने के 3000 पहले से ये सब देखने को मिलता है। दो वर्ड लिखे हैं, इंडस वैली एंड वेस्ट एशिया। क्या है इंडस वैली? अरे इंडस वैली हमारी ही बात कर रहा है, पुराने इंडिया और पाकिस्तान के कुछ लोकेशंस की बात कर रहा है। देखो ये है इंडिया, और ये है पाकिस्तान। अगर आप इन दोनों को मिला लो, दैट इज व्हाट द पुराना भारत। ठीक है, और यहाँ पर बसती थी कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका और इस पर्टिकुलर जगह का, ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर जगह का रिलेशन हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह के रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो ये एरिया है, लगभग मान लो ये आसपास का एरिया, यहां से लेकर इस एरिया का कनेक्शन 3000 BCE में दिखता है। मतलब इतना पुराना कनेक्शन है। इसको बेटा वेस्ट एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया में आज की डेट में लगभग 17-18 देश हैं। ठीक है, 17-18 देश हैं, जैसे ओमान हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, जॉर्डन हो गया, है ना। ये सारे देश जो हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इंडिया और वेस्ट एशिया की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपने मैप को बहुत ध्यान से देख लिया होगा। और ध्यान से देखो, मेरी नज़र से देखो, और मेरी नज़र से जब देखोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? देखो, यहाँ से अगर आप चलोगे और अगर आप यहाँ से एंट्री करोगे तो आपको सिर्फ लैंड रूट से जाना है। ध्यान से देखो इसकी एंट्री को। यही है ना एंट्री, देखो ये देखो, यहाँ से एंट्री हो रही है वेस्ट एशिया में। सो लैंड रूट को हम फॉलो कर रहे हैं। ये देखना ज़रूरी था, क्योंकि हम आगे बात करने वाले हैं सिल्क रूट की, जिसमें हम देखेंगे कि लोग सिल्क रूट तक, कौन था सिल्क रूट, कहाँ था सिल्क रूट, और लोग कैसे वहाँ पर जा रहे थे। ठीक है, चलिए अब आ जाए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि एक और प्रूफ देता है। कौड़ी की बात कर रहा है। कौड़ी क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो कौड़ी जो है, कौड़ी कहाँ से निकलती थी? मालदीव से। और कहाँ यूज़ होती थी? चाइना और ईस्ट अफ्रीका जैसी जगहों में, और लगभग हज़ारों साल तक यूज़ हुई है। देखो, मिलेनिया का मतलब क्या है? लगभग हज़ारों साल तक यूज़ हुई है। क्या? कौड़ियाँ कहाँ से निकली हैं? मालदीव से। कहाँ गई हैं? चाइना और ईस्ट अफ्रीका। और ये जो कौड़ी होती थी किस लिए यूज़ हो रही है? ऐसा करेंसी। जी हाँ, नोट नहीं, सिक्का नहीं, गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, कौड़ी। जी हाँ, कौड़ी यूज़ होती थी। कहाँ पर? चाइना और ईस्ट अफ्रीका में। कौड़ी का जो आप इमेजिन कर सकते हो कुछ इस तरीके से होती है, वाइट कलर की होती है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से वो होती है कौड़ियाँ। ठीक है, वाइट कलर की होती है, छोटी सी। सो ये कौड़ी का इस्तेमाल होता था। देखो, मैप मैंने आपकी समझने के लिए लगा दिया है। ये है मालदीव्स का एरिया, ठीक है, ये है मालदीव्स का एरिया। और मैंने कहा चाइना और ईस्ट अफ्रीका, मैंने कहा
चाइना और ईस्ट अफ्रीका, ये है चाइना, ठीक है, ये है चाइना और ये है अफ्रीका। कहाँ गया है अफ्रीका भाई, ये देखो ये है अफ्रीका। मैंने कहा ईस्टर्न अफ्रीका की बात की है मैंने, ठीक है, मैंने कहा ईस्ट अफ्रीका, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौड़ी कहाँ से आ रही है, मालदीव से। जा देखो, और मालदीव इंटरेस्टिंगली लैंड से कहीं कनेक्टेड नहीं है, ये वाटर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, इंडिया से कनेक्टेड है। और कहाँ गया है, चाइना गया है, मतलब उड़ के तो गया नहीं होगा, डेफिनेटली लैंड रूट तो लिया ही लिया होगा कहीं ना कहीं से। और इवेंचुअली यहाँ से भी आप देखो तो ईस्ट अफ्रीका भी वाटर से ही कनेक्टेड है। मतलब क्या है, मतलब है कि हजारों सालों तक सी रूट का भी इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारी गलतफहमी है ग्लोबलाइजेशन यही कुछ 50-100 साल पहले की बात है, जी नहीं, ये कई साल पहले की बात है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स थे, उनको भी लोग लेकर जा रहे थे। और इसका प्रूफ आपको मिलता है लगभग 7th सेंचुरी के आसपास, 7th सेंचुरी। अभी मैं समझा देता हूँ, वैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग नहीं अगर समझ में आया तो वीडियो को पीछे लेकर जाएं और ध्यान से देखें और समझ लें। इस ईयर की बात हो रही है और टाइमलाइन में ये ईयर कहाँ होगा, जीसस के बर्थ के बाद, क्योंकि यहाँ BCE नहीं लिखा है, ठीक है। बाय द 13th सेंचुरी दिस कनेक्शन वॉज एविडेंट। और अगेन फिर बात हुई 13th सेंचुरी की। लेट्स अगर ये 7th सेंचुरी है तो इसको आप कह लो 7 के बाद ही 13 आएगा ना, 7 के बाद ही तो 13 आएगा, तो 13th सेंचुरी उसके बाद आएगा। 13th सेंचुरी मतलब 1201 से लेकर 1300 तक, 1201 से लेकर 1300 तक का ईयर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ध्यान उधर उधर नहीं भटकाना है, ध्यान से फोकस करो। ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराना मैटर है, ये 50-100 साल वाली बात नहीं है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीजों को लेकर ट्रेवल करते थे, पुरानी जगहों पे जाते थे, ठीक है। और प्रूफ भी छोड़ के गए हमारे लिए। तो अगर आपको लगे कि किताब तो ऐसे ही लिख दी गई होगी या सर तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वी हैव सम प्रूफ। प्रूफ कैसा है, ध्यान से देखो इस फोटो को ध्यान से देखो, आपको दिख जाएगा ये पेंटिंग नहीं है, ये पत्थर है, पत्थर पे नक्काशी की गई है। और अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो हिस्सा है इस पेंटिंग का या इस इमेज का, इमेज से यहाँ पर आपको दिख रही है शिप, यहाँ पर आपको दिख रही है शिप। ये प्रेजेंटेशन है शिप का, ये रिप्रेजेंटेशन है नाव का, ठीक है। और ये कहाँ रखी हुई है, ये पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा गोवा के म्यूजियम में। तो कभी गोवा घूमने जाओ तो सिर्फ समंदर किनारे से लौट मत आना, म्यूजियम भी जरूर जाना। गोवा म्यूजियम में रखा हुआ है ये फोन, ये स्टोन, ठीक है। और ये कितना पुराना है, तो ये है 10th सेंचुरी का, CE भी लिखा है, देखो ये CE कैपिटल होना चाहिए। ये 10th सेंचुरी CE का है। 10th सेंचुरी CE का मतलब बेटा 1901 से लेकर 1000 है ना, 1000, ये है ना 10th सेंचुरी, ठीक है। इतना पुराना ये स्टोन है, मतलब ये उस वक्त बना था। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये तो एक स्टोन है, बट इसमें इस जो लाइन लिखी है वो ये बताती है, वो क्या बताती है कि 9th सेंचुरी से आपको देखने को मिलेगा कि जो शिप्स की इमेजेस थी वो अलग अलग तरीके के स्टोन्स में देखने को मिलती है। और ये सब कहाँ मिली है, ये मिली है वेस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट फिर से देख लो, ये है इंडिया का ईस्टर्न साइड, ये है इंडिया का वेस्टर्न साइड। तो यहाँ की बात कर रहा है कि यहाँ पर आपको, क्योंकि यहीं तो गोवा है ना समंदर किनारे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके के पत्थर देखने को मिलते हैं जहाँ पर शिप की आकृति बनी हुई है, शिप का रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक में जिसका नाम है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब हम बढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में, पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, आप फटाफट मेरी मदद करो रिकॉल करने में। क्या करने में, रिकॉल करने में। क्या रिकॉल करने में, अरे जो अभी पढ़ाया वही रिकॉल करवा दो भाई। तो क्या रिकॉल करना है, देखो सबसे पहले टाइमलाइन।
टाइमलाइन के सेंटर में क्या है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद क्या है? क्या है? एडी, एना डोमिनी, कॉमन एरा। उसके पहले क्या है? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट। ऑब्वियसली व्हाट इज अ सेंचुरी? इट इज 100 ईयर्स। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1900। 15th सेंचुरी मतलब 1401 से लेकर 1500। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अर्ली और लेट तो याद है ना? नहीं याद है? चलो वापस पीछे वीडियो देखो, चलो वापस देखो फटाफट। और जिनको याद है आओ मेरे साथ सिल्क रूट घूम के आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैप देख रहे हो, ध्यान से देखो, भले पॉज कर लो, आराम से देखो। देखो ये वीडियो, ये है आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये इजिप्ट की बात हो रही है, यहाँ सोमालिया है, ये अरेबिया है, ये पर्शिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है। ठीक है, और ये जो लाल नीली लाइंस दिख रही है ना, वो रूट्स हैं। रूट मतलब वो रास्ता जिसको लेके लोग घूम रहे थे। कौन लोग? पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, यहाँ है मेडिटेरेनियन सी। और ये क्या है? ये सब क्या है? देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखेंगे बच्चों, तो आपको दिखाई देगा कि यही तो वो सिल्क रूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सिल्क रूट का सबसे ज़्यादा कनेक्शन है चाइना से। सिल्क रूट की जब बात हो और चाइना कोई बात ना हो, इसका मतलब आपसे कोई मजाक कर रहा है। ठीक है, चाइना और सिल्क रूट एक ही चीज़ कह लो। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखो ध्यान से, लाइंस को देखो ध्यान से। चाइना से लाइन निकल रही है, वो इंडिया में भी कनेक्टेड है, पर्शिया में भी कनेक्टेड है, अरेबिया में भी है, इजिप्ट में भी है, सोमालिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये अगर रेड लाइन को ध्यान से देखोगे तो ये लैंड रूट की बात कर रहा है, और ये जो नीली नीली लकीरें हैं ये सी रूट की बात कर रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया सिल्क रूट क्या है। ठीक है, और अब आते हैं प्योरली डेफिनेशन पे कि बेसिकली सिल्क रूट क्या है। ठीक है, चलिए, तो सिल्क रूट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क जो है, सिल्क रूट क्या है, जो अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया, सिल्क रूट एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू योर बुक विच टॉक्स अबाउट द रूट्स, विच टॉक्स अबाउट द रूट्स, विच टॉक्स अबाउट द लिंक बिटवीन व्हाट? डिफरेंट जोग्राफीज, डिफरेंट लैंड्स, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्लेसेस। फॉर व्हाट? ट्रेड, कल्चर। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कल्चर ट्रांसफर होगा ना। याद करो ना, पंजाब में लस्सी मिलती है तो क्या पूरे देश में लस्सी नहीं मिलती है? आज की डेट में हर जगह आपको लस्सी मिलेगी। इडली, सांबर, डोसा कहाँ का फूड है? साउथ इंडिया। क्या दिल्ली में नहीं मिलता? क्या नॉर्दर्न इंडिया में इडली डोसा नहीं मिलता या बनता नहीं है? बस यही मैं समझाना चाह रहा था। मुझे समझ में आ गया कि आप अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं ठीक से। चलिए फटाफट आते हैं, व्हाट इज सिल्क रूट? बेसिकली सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। तो ये जो रास्ते देखे ना, यहाँ से जाते थे क्या? सिल्क, चाइनीज सिल्क, चाइना में बनने वाला सिल्क। बाय द वे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सिल्क बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जैसे हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिमिलरली सिल्क इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। मुझे बताओ क्या है वो, फटाफट बताओ। देखो मैं लिख देता हूँ, लेट्स से fruits and vegetables is to horticulture. So my question is, dear students, so silk is to what? Silk is to what? comment section में लिखो। ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हो ना तो comment section में बताओ इसका आंसर क्या है। मान लो ये 1 नंबर का MCQ है, fruits and vegetables is to horticulture, so silk is to what? ठीक है, चलो फटाफट आ जाते हैं। Historians have identified several silk routes over land and by sea, and by sea भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं कह दे कि भाई सिल्क रूट तो सिर्फ लैंड पे ही था लैंड से ही था, ऐसा गलत है। सी के मदद से भी, पानी के मदद से भी, वाटर बॉडी के मदद से भी। याद रखो, मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रा भी गलत फहमी ना हो कि जी सैकड़ों सालों पहले तो जहाज़ नाव होती नहीं थी। कैसे होती थी ट्रेडिंग? होती थी जी, समंदर के रास्ते भी ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका।
तो अभी हमने जो ये मैप देखा ना, देखो ये क्या बता रहा है, ये बात कर रहा है एशिया की, इस क्षेत्र की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, ये यूरोप की बात कर रहा है, ये नॉर्दर्न अफ्रीका की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपस में सारी जगहें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये है सिल्क रूट की ताकत। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा and thrive almost till the 15th century and thrive almost till the 15th century। मतलब देखो ध्यान से, वापस से लाइन खींच रहा हूं। ये है सेंटर, सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट में आया बर्थ ऑफ जीसस, जीसस का जन्म। ये क्या है, एना डोमिनी, एडी, है ना, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। इसके बाद क्या है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ये क्या बोल रहा है, सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा, हम इसकी बात करते हैं। ये जो लाइन है ना, इसके पहले की बात हो रही है। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है इसके पहले भी सिल्क रूट था, मतलब जीसस के जन्म से पहले भी सी रूट था। और कब तक रहा, और कब तक रहा, ठीक है, सिल्क रूट कब तक रहा, तो वो रहा है 15th सेंचुरी तक। ये बना लेना, ये मूवी नहीं दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ो ध्यान से। मतलब क्या है कि मतलब ये हुआ यहाँ पे बच्चों कि ये जो सिल्क रूट है वो बिफोर, अब ये तो नहीं पता कब से, लेकिन बिफोर कॉमन एरा ये सिल्क रूट जो है शुरू हुआ था और टिल 15th सेंचुरी तक ये चला। तो क्या खत्म हो गया अभी, जी नहीं। मॉडर्न टाइम्स में अलग अलग कंट्रीज सिल्क रूट को जो है री इन्वेंट कर रही हैं, वो उसको वापस से लाना चाह रही हैं, री इंट्रोड्यूस भी कर रही हैं। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल्स देखो क्या बोल रहा है, चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट। इंटरेस्टिंग है ना, चाइनीज पॉटरी जो है वो उसी रूट से जो है आगे आई, और टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब ये कि चाइनीज पॉटरी चाइना से आई और इंडिया और साउथ एशिया से क्या आया, कपड़ा और मसाले। और यही कॉटन टेक्सटाइल, यही वो मसाले थे जिनकी तारीफ पूरे यूरोप में थी, और यही तारीफें सुनकर तो आए थे ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच। पोर्चुगीज याद करो, वास्को डी गामा, गोवा, जी हाँ, वो आया था यही सुनकर कि भैया बहुत कुछ है वहां पे, मसाले हैं, सिल्क है, कॉटन है, वही व्यापार करने आया था। और अनफॉर्चुनेटली जब ये लोग यहाँ आए तो यहाँ पर आके ही बस गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो बजा चुके हैं। इसके अलावा क्या क्या मिला हमें, तो देखो ध्यान से नोटिस करो, सिर्फ ये समझना ही नहीं है, इसको याद भी रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि बेटा इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से क्या गया है, तो गया है टेक्सटाइल और स्पाइसेस, गई हैं टेक्सटाइल और स्पाइसेस, मसाले। ठीक है, इसके बाद यूरोप से क्या मिला है एशिया को, तो ये लेट्स से यूरोप है ना, और ऑब्वियसली एशिया इसी साइड है। तो हमें क्या क्या मिला है, ट्रेड के थ्रू गोल्ड और सिल्वर। आई होप आपने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, या आप नोट डाउन मेरे साथ कर रहे हैं। देखो इस तरीके से बेटा अगर लिखोगे ना नोटबुक में, अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, सिर्फ ऐसी वीडियो देखोगे तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। पेन पेपर लेके बैठो, किताब लेके बैठो और नोट डाउन करो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, सिर्फ मैथ्स और साइंस में ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक हमारी सोशल साइंस में भी होती है, ज्योग्राफी में भी बताऊंगा, इकोनॉमिक्स में भी बताऊंगा। इस तरीके से लिखो, मज़ा आएगा और चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो यूरोप से ये देखो एरो कहाँ जा रहा है, ये डायरेक्शन देखो ध्यान से, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब ट्रेड हो रहा था
तो कल्चर भी ट्रांसफर हो रहा था। अगर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता था ट्रेडिंग करने, तो वो अपने कल्चर को लेकर भी जाता होगा। इमेजिन करो ना, कभी तो कोई व्यक्ति साउथ इंडिया से चला होगा नॉर्थ इंडिया की तरफ, और वो पहुंचा होगा पंजाब हरियाणा की तरफ, दिल्ली की तरफ, और वो वहां से लाया था इडली डोसा की रेसिपी, और उसने आके दिल्ली या पंजाब या हरियाणा या नॉर्दर्न पार्ट में कहीं जाके जो है उसने क्या बना दिया, इडली और डोसा। लोग सीख गए और आज फाइनली वहां पर आम बात हो गई इडली डोसा खाना। बिहार का लिट्टी चोखा अब आपको तमिलनाडु में भी मिलता है, राजस्थान की दाल बाटी आपको केरला में भी मिल जाती है। ये सब क्यों होता है? ये सब वही होता है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो साथ में कल्चर भी लेके जाते हो। आप कहीं भी रहते हो, साउथ इंडिया में भी रहे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी रहते हो, पंजाबी गाने तो जी सब सुनते हैं। इसी तरीके से जो है RRR या और कोई भी मूवी जो भी आपकी फेवरेट हो, इमेजिन करो आप पढ़ रहे हो हिंदी में, मतलब आप समहाउ नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, बट आप देख रहे हो साउथ इंडियन मूवीज। सिमिलरली आप हॉलीवुड की भी मूवीज देखते हो। इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग है ना? यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि हिस्ट्री में हम अपनी डेली लाइफ को ही पढ़ते होते हैं, बस ये समझते हैं कि जो आज है वो आज आया कैसे। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दो बातें यहां लिखी हुई हैं वो ये लिखी हुई हैं कि भाई जो रिलीजन था ना वो भी ट्रैवल कर रहा था। देखो, ट्रेड ट्रैवल किया, कल्चर ट्रैवल किया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 पॉइंट्स में लिखा है रिलीजन के बारे में। रिलीजन ने भी ट्रैवल किया। बुद्धिज्म इंडिया में बॉर्न हुआ, पता है ना? महात्मा बुद्ध कहां पर मिला था एनलाइटनमेंट? कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो पॉज करके। महात्मा बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट यहाँ मिला इंडिया में, इंडिया की जगह आप बताओगे कहाँ मिला था। उसके बाद वो बुद्धिज्म ट्रैवल करता है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज भी आते हैं जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करते हैं। मुस्लिम प्रीचर्स भी आते हैं जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और ये सब कैसे हो रहा है? ट्रेड, कल्चर एंड रिलीजन के एक साथ ट्रैवल करने से। और फॉर्मूला क्या याद रखना है? BCM। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बुक तो आप, ये जो 2 लाइन्स है वो आपके बुक की ही है। तो बुद्धिज्म पहले, क्रिश्चियनिटी बाद में, और उसके बाद इस्लाम। ठीक है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम प्रोपगेटर्स और प्रीचर्स और प्रीस्ट। ठीक है, ये लोग जो हैं इस सीक्वेंस में आपको रिलीजन को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे, या रिलीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए दिखाई देंगे। और ये आ गया आपका फेवरेट नूडल। ये नूडल है या स्पेगेटी है? फटाफट पॉज करके बताओ, ये नूडल है या स्पेगेटी है? चलो, अगर आपने बता दिया है तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। देखो, स्पेगेटी और नूडल एक ही जैसे दिखते हैं, बस स्पेगेटी और नूडल में डिफरेंस कैसे पता लगता है? स्पेगेटी होती है लंबी और थोड़ी मोटी, और नूडल्स के अलग अलग शेप हो सकते हैं। फिर भी हमें टेंशन नहीं लेना है, अरे हम बस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि ये जो 2 मिनट में नूडल बना के खा लेते हैं ना। वैसे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना 2 मिनट में नूडल बन जाता है क्या? ठीक है, तो ये जो नूडल हम खाते हैं ना, ये आया कहाँ से? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खा रहे हो इंडिया में, लेकिन ये इंडिया का है नहीं, कहाँ का है? बोर्ड पे देखो, बताता हूँ। तो देखो, ये जो हमारा खाना है ना, हम भोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले स्पेगेटी के बारे में और आलू के बारे में। जी हाँ, आलू के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, जो ट्रेडर्स थे ना, जब वो ट्रेड करते थे तो वो अपने साथ अलग अलग चीजें लेके जाते थे बेचने के लिए। हमने पढ़ा ना, मसाले, लौंग, इलायची, है ना, काली मिर्च, ये सारी चीजें जा रही थी। सिमिलरली और फूड क्रॉप भी आ रहे थे, जैसे स्पेगेटी और नूडल्स। तो स्पेगेटी और नूडल्स की कहानी क्या है? माना जाता है, देखो बिलीव्ड लिखा है, बुक में भी बिलीव्ड लिखा, मैं भी बिलीव्ड ही बता रहा हूं। ठीक है, इट बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना बिकम्स स्पेगेटी। मतलब देखो बेटा, वेस्ट मतलब ये वेस्ट होता है ना, और ये ईस्ट होता है। क्या होता है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता, डायरेक्शंस याद नहीं रहते, तो एक फॉर्मूला सीख लो। चलो पहले फॉर्मूला ही सिखा देता हूं और उसके बाद ये समझाता हूं। देखो कितने डायरेक्शंस है? 4 मेजर डायरेक्शंस। कितने हैं? 4, मात्र 4। जी हाँ, तो 4 बनाते हैं। 4 कैसे बनाएंगे? यहां से शुरू करते हैं, फिर यहां गए, फिर ऊपर चलते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। ये हो गए 4। 4 में जहां से हमने शुरू किया ये हो गया ईस्ट, फिर हम यहां गए,
यहां रुके, ये हो गया वेस्ट, फिर हम ऊपर गए, ये हो गया नॉर्थ, और हम नीचे आ गए, ये हो गया साउथ। तो देखा मैथ्स हमारे सोशल में कैसे काम आती है, समझ में आ रहा है मैथ्स हमारे सोशल में कैसे काम आती है। और आज आपने इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी, बार बार मैथ्स आ रही है, हाँ जी बार बार मैथ्स आएगी, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ हमने ये पढ़ा, कहाँ पढ़ा, अरे यही पढ़ा, क्या पढ़ा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ कौन जा रहा है, भोजन, ये स्पेगेटी जा रहा है, स्पेगेटी जा रहा है, और क्या बन रहा है, नूडल। तो देखो स्पेगेटी, SPAGHETTI, जी हाँ स्पेगेटी यहाँ गया और बन गया नूडल, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। ईस्ट की तरफ ही तो इंडिया आएगा ना जी, वेस्ट की बात हो रही है, यूरोपियन साइड की बात हो रही है, यहाँ से आया कहाँ पहुँचा, ईस्ट की तरफ, ईस्ट में इंडिया भी आता है, इसीलिए हम स्पैगेटी नहीं खाते हैं, हम खाते हैं नूडल, जी हाँ हम खाते हैं नूडल, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या देखना है, अब हम पढ़ेंगे पास्ता के बारे में। जी हाँ पास्ता जो हमारा होता है आमतौर पे नाश्ता, मेरा तो नहीं होता है, आप लोगों में से जिसका नाश्ता होता है पास्ता, कमेंट में बता दो, जल्दी बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बताओ, कौन लोग खाते हैं नाश्ते में पास्ता, फटाफट बताओ तो। और मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये देखो पास्ता, एक ये डंडियां दिख रही हैं आपको, डंडियां, और ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा होगा, ये 4 अलग अलग तरीके के पास्ता है, 4 वेराइटीज ऑफ पास्ता। मुझे नहीं पता कौन सा वाला सबसे पहले आया, और आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ये सब वेराइटीज ऑफ पास्ता है। पास्ता की कहानी पढ़ते हैं। पास्ता की कहानी क्या है, पास्ता की कहानी ये है कि जो है अरब ट्रेडर्स, कौन, अरेबिया के ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, वो पास्ता को कहाँ लेके जाते हैं, 5th सेंचुरी, सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अरब यहाँ पर है, ठीक है, अरब मतलब हम वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, अरब मतलब वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, याद करो उसके पहले हमने एक स्लाइड में देखा था, है ना। यहाँ गया, इस तरफ गया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया, कहाँ गया, इटली, कहाँ गया, इटली में एक जगह थी जिसका नाम था सिसिली, क्या था, सिसिली में गया क्या, पास्ता, अरब से गया इटली में कहा, सिसिली, और सिसिली में क्या गया, पास्ता बन गया लोगों का नाश्ता, ठीक है। ये कहानी है हमारे पास्ता जी की, ठीक है। तो ऐसा खाना इंडिया और जापान के लोग भी खा रहे थे, इंडिया और जापान के लोग भी खा रहे थे, बट उसके बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में सही मायने में लोगों को पता नहीं है कि लिटरली वो कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया, ठीक है। हमें भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। जो 2 फैक्ट्स अभी बताए हैं मैंने, उसको मजाक में मत लेना, वो आपको याद रखना जरूरी है कि स्पेगेटी जो है वो वेस्ट से ईस्ट गया और नूडल बन गया, और जो आपका पास्ता है वो गया आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ, अरब से सिसिली, इटली में, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है, और वो ये देखो इतना बड़ा जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या लिखा है, ये हमारे फूड आइटम्स के बारे में लिखा है, आलू, मक्का, है ना। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या, आलू, सोयाबीन, इफ यू रिमेंबर, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, स्वीट पोटैटो, ऐसी कई चीजें हैं जो भारत में लगभग 500 साल पहले थी ही नहीं। हाँ जी, टमाटर, मिर्ची, आलू, ये सारी चीजें जो आपको हर रोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, ठेलों पर, घरों में दिखाई देती हैं, ये चीजें नहीं थी, ये बाहर से आई हैं। कब नहीं थी, अंटिल अबाउट 5 सेंचुरीज अगो। 5 सेंचुरी मतलब 500 साल पहले, 1 सेंचुरी मतलब 100, 2 सेंचुरी मतलब 200, 3 सेंचुरी मतलब 300, तो 5 सेंचुरी मतलब 500, लगभग 500 साल पहले। आज जब ये आप वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लगभग 500 साल पहले तक ये सारी चीजें नहीं थी। चलिए अब फटाफट आ जाते हैं हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर, जो कि अगेन आपको समझना है और याद भी करना है। सबसे पहले मैं इस मैप को समझा देता हूं। किसको समझा देता हूं, इस मैप को समझा देता हूं। क्या है इस मैप में, देखो ध्यान से, ये है नॉर्थ अमेरिका,
ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद ये है कैरिबियन या कैरिबियन, और उसके बाद ये है साउथ अमेरिका, ये है सेंट्रल अमेरिका। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला है सेंट्रल अमेरिका। इसके भी टेंशन मत लो। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी इसका मेंशन आने वाला है। एक ये और तीसरा ये वाला, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका। इन तीनों को अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल कॉल दिस अमेरिका। जब मैं बोलूंगा अमेरिका, इसका मतलब ये 1, 2 और 3, इन 3 चीजों की बात मैं करने वाला हूं। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको टाइमलाइन समझाया था, फिर मैंने पूरी कहानी सुनाई, इसी तरह इस पर्टिकुलर स्लाइड को समझने के लिए आपको समझना था अमेरिका, जो मैंने बता दिया, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन। इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समझ गए ना? और ये है रेड अमेरिकन, आई एम सॉरी, आई शुड से अमेरिकन इंडियंस। क्या कहना चाहिए, अमेरिकन इंडियंस। ये इंडिया, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अमेरिकन इंडियंस है, ठीक है। चलो, क्या लिखा है समझ लेते फटाफट। These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as America। ठीक है, तो हुआ क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस घूमने निकल गए। जब वो घूमने निकले तो फाइनली कहाँ पहुंच गए गलती से, अमेरिका। कौन सा अमेरिका, जो अभी समझाया। तो जब ये अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के लोग खा रहे थे क्या, यही सब जो हम बता रहे थे आपको थोड़ी देर पहले। तो ये वहीं से आगे बढ़ा है और यूरोप और एशिया तक पहुंचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत हल्के में लिख दी इन्होंने, और वो ये है कि कॉमन फूड्स जो है आज की डेट में जो हम खाते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट से ही मिला है। अमेरिका में जो ओरिजिनली लोग रहते थे, वो जो खाते थे, आज की डेट में कई लोग वो खा रहे हैं। नॉट ओनली इंडियंस, मैनी इन वर्ल्ड, ठीक है। और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, ओरिजिनली वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, कहाँ के, अमेरिका की, इस अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, उनको हम कहते हैं अमेरिकन इंडियंस। क्या कहते हैं, अमेरिकन इंडियंस। तो अगर सवाल आता है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड, आप कहेंगे अमेरिकन इंडियंस, ठीक है। और अमेरिका से ही आपको यूरोप और एशिया तक पहुंचते हुए क्या दिखेगा, नूडल्स, पास्ता, आलू, मिर्ची, ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना कि आलू एग्जैक्टली कहाँ से आया, मैं तो गूगल करके चेक करूंगा मिर्ची कहाँ से आई, इतना टेंशन नहीं लेना है। एक जनरल आइडिया लेना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वॉट एवर फूड वी ईट, वॉट एवर क्रॉप वी कंज्यूम टुडे, दैट वॉज ओरिजिनली नॉट प्रेजेंट इन द करेंट फॉर्म। ये बाहर से आया है, ठीक है। चलो, अब आते हैं एक और मैप पे। आज मैं बहुत सारी फोटोज लगा के लाया हूं। उसका कारण देखो, ये क्या आलू, देखो ये कहाँ का आलू है पता है, आयरलैंड का आलू है ये, आयरलैंड का आलू। आयरलैंड कहाँ है, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये हमारा ब्रिटेन वाला हिस्सा है ना, ब्रिटेन के बिल्कुल सटा हुआ है आयरलैंड। इसको हम ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न आयरलैंड, और इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड। और बचे हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आयरलैंड। क्या बोलते हैं, IRELAND। फर्स्ट चैप्टर में भी इसका मेंशन है, आयरलैंड का फर्स्ट चैप्टर में भी इसका मेंशन है। अगर वीडियोस नहीं देखी है तो भाई जाके देख लो, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिलेगी, मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप पे मिल जाएगा। इतने आलसी हो तो यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, जहां भी मुझे अभी देख रहे हो, यहीं पर आपको पुराने चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। पुराने मतलब फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वो चैप्टर वहीं मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, फ्री में आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो। तो इसीलिए, और सबसे अच्छा मेरा पर्सनली जो सजेस्टेड होता है ना, क्योंकि मैं भी वही प्रेफर करता हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओ या ऐप पर जाओ, ठीक है, और वहां जाओ, वहां ना हर चैप्टर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है आप लोगों के लिए। जो टॉपिक देखना है क्लिक किया, देखो। सोशल का ही नहीं बोल रहा हूं, साइंस भी देख सकते हो, मैथ्स भी, संस्कृत भी, हिंदी भी, जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में, जाओ चेक करो, देखो। समझ गए ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आयरलैंड की बात होने वाली है। तो क्या हो गया, देखिए एक लाइन लिखी है बड़ी दर्दनाक, ये लिखी है कि कभी कभी कुछ क्रॉप्स तो जो हैं लोगों के जिंदगी और मौत का सवाल भी बन जाते थे। कैसे भाई, ऑब्वियसली
देयर कैन बी मेनी परसेप्शंस ओवर इट। लेट से आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है कुछ खाने की, लेट से बाहर से कुछ आया, किसी और जगह से, बाहर मतलब कहीं और से आया, एंड यू कंज्यूम्ड इट एंड द बॉडी डिड नॉट रिएक्ट इन वन वे। ये एक वन परसेप्शन है। दूसरा परसेप्शन जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या है वो देखो, यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। ठीक है, वो हम्बल से नहीं होता, हम्बल या इन हम्बल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आलू जब आया ना तो यूरोप के जो गरीब लोग थे ना वो लोग खाने लगे आलू। ये देखो आलू, पोटैटो, जिसने नहीं देखा आज तक। ठीक है, तो आलू लोगों ने खाया, किन लोगों ने? गरीब लोगों ने। यूरोप के जो गरीब थे, जो बेचारे बहुत महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने आलू खाना कंज्यूम करना चालू किया और somehow they survived. That was a great thing. Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in mid 1840s, आया ना मिड की पढ़ाई की थी ना हमने, ये मिड 1840s की बात कर रहा है। मतलब क्या है देखो, इसको भी समझ लो। मतलब ये है कि 1840 से 1850 के बीच का जो वक्त है ना, कितने साल है बीच में? वैसे मात्र 10 साल है भाई, उसी की बात हो रही है। तो जब इन 10 सालों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा वक्त था, ठीक है, 1840 से 1850 के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त था जब आयरलैंड में पोटैटो खराब हो गया, आलू खराब हो गया। जैसे हम बीमार होते हैं ना, वैसे क्रॉप्स भी बीमार होते हैं, तो वो आलू खराब हो गया बीमारी से। जब वो खराब हो गया तो आयरलैंड के लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे आलू पे कि बेचारे भूखे मरने की नौबत आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया? भूखे मरने की नौबत आ गई। और देखो यहाँ लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टारवेशन। कई लोगों की मृत्यु सिर्फ इस बात से हो गई क्योंकि आलू की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस बात को समझ लो। चलिए अब आते हैं उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोशल तो पढ़ना ही है, साइंस भी पढ़ना होगा, मैथ्स भी पढ़ना होगा, तो इधर उधर मत भटको। मैं बार बार कह रहा हूं, इधर उधर नहीं जाना है, शांति से इत्मीनान से मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट खोलो। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये वेबसाइट है, ये ऐप है, ये यूट्यूब चैनल्स हैं, और ये सारे वो मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली हम अपडेट दे रहे होते हैं कि भैया हमने ये वीडियो डाल दिया है, जाके देख लो। आप लोग भूल जाते हैं ना, यू आर सो बिजी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भैया जाओ और देखो। ये देखो, ध्यान से देखो, क्लास 9 कंप्लीट कोर्स, क्लास 10 कंप्लीट कोर्स, क्लास 11 ह्यूमैनिटीज कंप्लीट कोर्स। ये क्या है? सिंपल सी बात है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट खुल जाएगी। फिर उस सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे। एक चैप्टर पे क्लिक करोगे तो सारे टॉपिक्स खुल जाएंगे। टॉपिक्स, जी हाँ, पूरे चैप्टर का इतना बड़ा सा वीडियो नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, फ्यू मिनट्स के मिलेंगे। आराम से देखो, एक एक टॉपिक को समझो और एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो। और मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ, थोड़ा सा एक वीडियो सोशल का देख लो, थोड़ा साइंस देख लो, थोड़ा मैथ्स देख लो, थोड़ी डाइवर्सिटी बनी रहेगी, मज़ा बना रहेगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बात समझ में आ गई? थैंक यू।